नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए गाइस, हम आज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मैथ्स के, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन कवर किए हैं जो आपके मध्य प्रदेश जेल प्रहरी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। अगर आपने पिछले वीडियो या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। ओके, बाकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जीके की और मैथ्स की, साइंस की, इन सभी की। ओके, तो देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि उनका महत्तम समावर्तक 37 है तो उनमें बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि जब भी आपको महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक जो होते हैं, दोनों का गुणनफल जो होता है वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कोई संख्या मान लो पहली संख्या है और इनकी दूसरी संख्या है, तो इनका गुणनफल जो होगा वो होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 4107 है, तो इनकी जगह मैं रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है। तो 4107 मैं यहाँ पर रख दूंगा। हमें यहाँ पर एचसीएफ दिया हुआ है, महत्तम समावर्तक दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 37 रखेंगे और इसका एलसीएम हमें निकल आएगा। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से 37 का, तो ये वन टाइम चला जाएगा 4, वन टाइम फिर जाएगा 37 वन टाइम, सो 111 बार चला जाएगा। तो यहाँ से हमें मिला कि जो एलसीएम जो है वो 111 है। अब एलसीएम आपको पता होगा कि एलसीएम वो संख्या होती है जो सबका मल्टीपल होती है। जितनी भी बड़ी संख्या है तो उनमें जितना भी कॉमन हो रहा हो वो चीज़ें हमें कवर करना रहता है। और एचसीएफ जो रहता है, जो मिनिमम जो मल्टीपल रहती है उसे हम एचसीएफ बोलते हैं। जैसे कि मैं 4 और 10 में यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे देखिए 2 5 ये हो रहा है और 2 ये हो रहा है, 2 2 ये हो रहा है। तो यहाँ से हमें एचसीएफ क्या निकलेगा यहाँ पर हमारा, देखिए 2 तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, वो एचसीएफ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें 111 मिल गया ये। अब 111 एक ऐसी संख्या है जो किसी की डिविजिबल नहीं होती है। किसी की डिविजिबल होती है क्या? नहीं होती है। ओके, तो बस सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी हमारी, सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 111 हो जाएगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि दो संख्याओं का औसत 27 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत क्या होगा। कोई संख्याएं 8, उनका औसत दिया हुआ है 27, और अगर हम जो 8 संख्या है उनमें प्रत्येक संख्या में अगर हम 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नया औसत क्या निकलेगा, ये पूछा गया है। आप थोड़ा सा सोचिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए, कोई भी संख्या, आप 4 संख्या ले लो, मान लो मैंने 1 2 3 4 ये ले ली। ठीक है, 4 संख्या ले ली एग्जाम्पल के तौर पे, और इनका औसत देखा जाए तो यहाँ से देखिए 4 और 3 7 8 9 10, तो 10/4 इतना आएगा, औसत इतना आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन सभी संख्याओं में 8 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी मुझे 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, यानी औसत जो निकला है उसमें भी 8 का मल्टीप्लाई होगा, वही जो है वो सभी संख्याओं का औसत होगा। ओके, तो बस यहाँ पर देखिए 8 संख्याएं 27 है और प्रत्येक में 8 का गुणा हो रहा है, तो 27 में हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही जो है वो हमारा औसत निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर 8 7 56, 6 आएगा यहाँ पर, और 5 8 दूनी 16 और 5 21, तो यहाँ से देखिए 216 जो है इसका आंसर आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक परिणाम को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो बड़ा भाग दिया हुआ है यहाँ पर 75, तो परिणाम बताना है, यानी जो टोटल संख्या जो है वो कितनी होगी ये पूछा गया है। कोई ए अनुपात बी जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है 3:5। अब इसमें दिया हुआ है हमें सबसे बड़ा, अब बड़ी वाली तो ये वाली है 5, तो 5 के बराबर मैं 75 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ओके, तो एक की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल जाएगी, 15। एक की वैल्यू हमें 15 मिल गई। टोटल हमें परिणाम निकालना है। टोटल देखोगे आप यहाँ पे 5 ये है, 3 ये है, 8। ओके, 8 हो जाएगा, यानी एक की वैल्यू जो है 15 है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। 15 8 120, तो बस हमें परिणाम यही निकालना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 120।
तो ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कोई क्वेश्चन आपको एक बार में ना समझ में आए तो क्वेश्चन को आप दोबारा देख लिया करें वीडियो को, ओके, रिवर्स करके नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या क्या होगी। कोई संख्या है, उसका 80% निकाला है और फिर उसमें क्या जोड़ा है, 80 जोड़ दिया है, तो वो जो स्वयं संख्या है वो उसके बराबर हो जाती है, ये कहा गया है क्वेश्चन में। मैंने मान ली कि संख्या x है, ओके। अब x में क्या 80% निकालना है, तो इस तरीके से लिखूंगा मैं, बिल्कुल। फिर इसमें क्या है, 80 जोड़ा जाता है, तो वो संख्या जो है वो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। स्वयं संख्या कौन सी, x प्राप्त होती है, ठीक है। तो बस संख्या निकालनी है, बस हमारा ये इक्वेशन बन गया। बस हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ से ये 0 से 0 कट जाएगा, तो 0.8x ये हो जाएगा और प्लस 80 बराबर x। अब देखिए मैं इसको यहाँ से इधर ले जा रहा हूँ, तो एक में से 0.8 जाएगा तो 0.2 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो बिल्कुल। तो 80 इक्वल टू 0.2x हो जाएगा। यहाँ से 0 एक 0 इधर बढ़ जाएगा, 2 से कटेगा तो 4 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 400। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तदनुसार उसकी हानि कितने प्रतिशत है, ये कहा गया है। सेलिंग प्राइस यहाँ पर दी हुई है 36, इतने में भाई बेचा है उसे। जब उसने इतने में बेचा है तो लॉस जो हानि हो रही है उसे 4 संतरों के बराबर हो रही है। तो हमारी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितनी होना चाहिए, सीपी क्या होती है, एसपी प्लस और जो भी लॉस रहता है वो। तो यहाँ पर हमें 36 प्लस 4 यानी 40, ठीक है। 40 जो है हमारी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। अब खुद सोचिए कि 40 कॉस्ट प्राइस है, आप 36 बेच रहे हो उसे, तो 4 का हमें हानि हो रही है कि नहीं हो रही, तो बिल्कुल ऐसे भी आप समझ सकते हो। अब हमें निकालना क्या है, हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत क्या होती है, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। तो लॉस परसेंटेज जो है ये होती है। हमारी जो लॉस है वो कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमारी 40 है, इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ से कितना 10%। तो 10% की जो है वो हमें हानि हुई। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा। कोई वस्तु है, मैंने मान लिया कि कोई वस्तु है, उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 है। अब इसे 25% लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी एसपी कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी, 25% लाभ पर बेच रहा है। अब यहाँ पर कहा गया है कि विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए, यानी इसको मैं दुगना कर देता हूँ तो मुझे कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो देखिए इसको 125 का मैं दुगना करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे, 250 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब जो नई सेलिंग प्राइस हो गई हमारी वो हो गई 250 रुपये। 100 जो है कॉस्ट प्राइस है, 250 सेलिंग प्राइस है, तो आप देखो कितने का अंतर आ रहा है, 150 का। तो बस 150% जो है हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा अगर मैं जो सेलिंग प्राइस है उसको दोगुना कर देता हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो वह धनराशि कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने सीधा सीधा फॉर्मूला भी बताया था कि जब आपको साधारण ब्याज में कहा गया हो तो n1 माइनस 1 अपॉन t1 इक्वल टू n2 माइनस 1 अपॉन t2। अब n1 n2 यहाँ पर क्या है, n1 जो है कितनी गुना हुई है और कितनी गुना होनी है कितने वर्षों में, n2 हो जाएगा। t1 हमें पहला समय दिया हुआ है, t2 जो है वो कितने समय बाद जो है वो चौगुनी हो जाएगी, तो ये हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर n1 हमारा क्या है, यहाँ पर कि दुगुना, तो n1 की जगह मैं 2 रख दूंगा यहाँ पर। तो 2 माइनस 1 कितने वर्षों में, 5 वर्षों में, इक्वल टू कितना कहा गया है कि 4 गुना होना चाहिए, तो n माइनस 1 अपॉन t2। तो t2 हमें निकालना है कि कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी। तो अब हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/5 ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से देखिए 1/5 इक्वल टू 3/t2। तो t2 इक्वल टू हो जाएगा 15। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा, 15 वर्षों में जो है ये 4 गुनी हो जाएगी।
ओके, ये साधारण ब्याज में लगाना है आपको फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में मत लगा देना ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है और फिर बी अकेला शेष कार्य को 30 दिन में पूरा कर लेता है, तो दोनों मिलकर कार्य को निम्न समय में पूरा कर सकते हैं। ए कोई काम है, अगर वो अकेला करेगा ना तो 60 दिन लग रहे हैं उसको, लेकिन कहा गया है कि 15 दिन उसने काम किया है, तो ए ने जो 15 दिन काम किया है वो कार्य का कितना मतलब कर लिया है, यानी 15/60 देखा जाए तो 1/4, यानी जो काम है टोटल वर्क है उसका 1/4 हिस्सा कर लिया उसने 15 दिन में। अब बचा कितना, 3/4 बचा, क्योंकि ए ने तो जो 15 दिन में काम किया है वो 1/4 हिस्सा किया है। अब बचा हुआ जो काम है वो 3/4 है। अब जो बचा हुआ काम दरअसल जो है वो बी ने किया हुआ है जो कि 30 दिन में किया हुआ है, तो 3/4 जो है वो कितने दिन में, 30 दिन में किया हुआ है। अगर मैं कहूँ कि बी अकेला टोटल वर्क कितने दिन में कर लेगा, तो इतना तो बचा हुआ है, तो बी अकेला जो है वो 30 × 4/3, तो इसका उलट देते हैं, याद रखना है। तो ये कितने दिन में, बी अकेला जो है वो 40 दिन में काम कर लेगा। अब हम आसानी से निकाल सकते थे कि बी हमें पता पड़ गया कि 40 दिन में अकेला काम कर सकता है, ए जो है वो 60 दिन में काम कर सकता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ से दोनों का एलसीएम लोगे तो 120, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 2, बी की आ जाएगी 3, टोटल वर्क यहाँ से देखिए दोनों की एफिशिएंसी जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगी, तो 120/5 यानी 5 दूना 10, 5 चौको 20, तो 24 दिन में जो है दोनों मिलकर काम कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 पुरुष और 8 स्त्रियां एक कार्य को 10 दिन में कर सकती हैं, तदनुसार 3 पुरुष तथा 4 स्त्रियां वही कार्य जो है वो कितने दिन में पूरा कर सकेंगी। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। 6 मेल हैं, 8 फीमेल हैं, 10 दिन में काम कर रही हैं, 3 मेल और 4 फीमेल कितने दिन में करेंगी। अब ये तो देखिए ये 3 मेल हैं और 4 फीमेल हैं, और यहाँ पर 6 और 8 हैं, यानी ये इसका 2 गुना है कि नहीं है, सीधा सीधा 2 गुना है कि नहीं है। अगर मैं कहूँ कि इसको मैं आधा कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये मत समझ लेना कि इसको भी आधा कर दूंगा मैं। अगर आदमियों की संख्या घट जाएगी तो जाहिर सी बात है जो काम करने की दिनों की संख्या है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो आदमियों की संख्या घट गई है, तो यहाँ से डबल जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा, क्योंकि ये सीधा सीधा हाफ घटी हुई है। 6 महिलाएं थी अब 3 महिलाएं हैं, सॉरी 6 पुरुष थे अब 3 पुरुष हैं, 8 महिलाएं थी अब 4 पुरुष 4 महिलाएं हैं, तो जाहिर सी बात है 10 दिन लग रहे थे वहाँ अब 20 दिन लगेंगे। तो ये तो थोड़ा कॉमन सेंस वाला सवाल था, आपको यहाँ पर देखते ही जो है इसको आंसर लगा देना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 360 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए ट्रेन के कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो प्लेटफॉर्म हुआ या पुल हुआ तो उसे जब पार माना जाता है, ये मान लो मैंने पुल बना दिया है, तो ट्रेन यहाँ से आ रही है तो पार जब माना जाएगा जब वो पूरी निकल जाएगी यहाँ से। तो क्या होता है कि जो ट्रेन की लंबाई होती है और पुल की लंबाई होती है वो हमें जोड़नी पड़ती है, ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमें सेकंड में निकालना है, ये तो भाई किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हमें इसे जो है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड, तो ये हमारा आ गया। अब 10 मीटर पर सेकंड आ गया, अब हमें निकालना क्या है, टाइम। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, तो डिस्टेंस हमें कितनी हो जाएगी, 120 जो है वो ट्रेन की है और 360 जो है वो पुल की है। स्पीड कितनी मिलेगी हमारी, 10 मीटर पर सेकंड, ये मीटर में, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हमारा 480, ओके, तो 480 मीटर अपॉन 10 मीटर पर सेकंड, सेकंड ऊपर पहुंच जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा, तो 48 सेकंड जो है इसका आंसर आ जाएगा।
तो 48 सेकंड जो है लगेंगे ट्रेन को जो है वो 360 मीटर लंबे पुल को पार करने में। तो ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप एक बार और वीडियो ज़रूर देख लीजिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और जो भी साथी नए हैं चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करना, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।